जैसा कि आपको पता है कि हम इस BIS क्वालिटी टॉक शो में हर बार कुछ एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें आपको हम नई जानकारियां देते हैं और आपको ये बताते हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी चीज़ को परचेज करते समय। हमने आज से पहले किचन की एक बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, हिंजेस के ऊपर वीडियोस बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाई है। लेकिन आज का जो टॉपिक है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है और इसके बारे में जितनी बातें बताई जाएं उतनी कम है, क्योंकि अपने आप में बहुत ही वाइड टॉपिक है। लेकिन उसके पूरे वाइड टॉपिक को कवर तो एक वीडियो में कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम उस पर थोड़ा सा एक आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि नेशनल बिल्डिंग कोड क्या है और वो कैसे काम करता है और उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मधुरिमा माधव जी, जो कि हेड हैं निट्स की BIS के अंडर में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। मैम, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोड है और जो भी भारत में जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो मुझे लगता है 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग्स हैं या बाकी सारी जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर ये कोड लागू होता है। तो मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये NBC है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी भारत में? सबसे पहले तो जो भी ऑडियंस आज हमसे जुड़े हैं और जो लिसनर्स हैं, उनको अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ देम। मैं मधुरिमा माधव हूँ। मैं निट्स में ऑफिसर हूँ, जो कि हमारा भारतीय मानक ब्यूरो का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हमने ये सेशन रखा है। ये हमारा एपिसोड नंबर 22 है क्वालिटी टॉक का। जैसा कि अभी प्रतीक ने आपको बताया कि हम रेगुलरली ऐसे टॉक्स करते हैं जिसपे हमने 22,000 से भी ज्यादा ऊपर स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड सिस्टम्स। हम इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, कैसे ये स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट सेफ्टी इंश्योर करती है, क्वालिटी इंश्योर करती है और किस तरह से हम लोगों को इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के बारे में और जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में हम जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं। हमारी जो कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम्स है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमने कई स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एक हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक नेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे देश में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेगुलेट करने के जैसे किया जाता है। इसको हर तरह के बिल्डिंग प्रोफेशनल्स, जो कि आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, लोकल बॉडीज है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसको वो यूज करते हैं बिल्डिंग रेगुलेशन में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट, दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट, एज आई सेड, it acts as a model building bylaws or a model regulations covering all aspects of planning, design, construction and operation and maintenance of buildings. Now, this document contains detailed administrative and technical provisions relating to building regulation. It gives us guidelines regarding the guidelines and the minimum standards regarding the planning. How do you plan the land uses, and then what kind of amenities need to be brought out in a city or in a town. Amenities की बात करें तो जैसे अगर कोई एक एरिया है जो किसी एक अथॉरिटी यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी के अंडर है, तो उनको किस तरह की अम्यूनिटीज लानी है, कितनी मिनिमम अम्यूनिटीज लानी है, स्कूल्स कितने बनाने हैं या फिर हॉस्पिटल्स कितने बनाने हैं, ताकि वो एक फंक्शनल सिटी या फंक्शनल टाउन बन सके। और इनके बारे में बात करते हैं। ये फिर ये भी बताता है कि अगर आप किसी वल्नरेबल एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे हिली एरिया है, साइक्लोनिक एरिया है, हमारे देश में अलग अलग एरिया अलग अलग तरह के डिजास्टर के लिए वल्नरेबल है, तो उन एरियाज में आपको कैसे प्लान करनी है आपको अपनी बिल्डिंग, आप डिजाइन कैसे करेंगे। आप अलग अलग मटेरियल स्ट्रीम को यूज करके एक बिल्डिंग बनाते हैं। आप मैसनरी बिल्डिंग बना सकते हैं, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की बिल्डिंग बना सकते हैं, आपकी बिल्डिंग कोई स्टील स्ट्रक्चर हो सकती है या कोई प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इसमें आप अलग अलग लोड्स को कैसे कंसिडर करेंगे, डिजाइन कैसे करेंगे, ये बताता है ये कोड। उसके अलावा बिल्डिंग को बनाने के लिए, बिल्डिंग को एक सेफ बिल्डिंग आप बनाते हैं जो कि हर एक तरह के नेचुरल डिजास्टर्स को रेजिस्ट कर सके। इनफैक्ट जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं यानी कि वो फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन भी इंश्योर कर सके। उसके अलावा जब ये बिल्डिंग बन जाती है, उसको बनाएंगे, अगर हम सही मटेरियल यूज करेंगे, सही कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, तभी वो बिल्डिंग सेफ और ड्यूरेबल होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है। जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं
उनको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है ताकि वो गिवन टाइम और गिवन कॉस्ट में प्रॉपर क्वालिटी इंश्योर कर सके। तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शंस, बी इट टाइम, क्वालिटी, कॉस्ट एटसेट्रा। देन बिल्डिंग एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो फंक्शनल और कंफर्टेबल तभी हो पाएगा जब उसके अंदर की बिल्डिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विसेज प्रॉपर हो, तभी लोग उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। आजकल आपने देखा है नई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें चैलेंजेस हो जाती हैं सीपेज की, उसमें चैलेंजेस आप देखेंगे कि प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हेडेक होगी बिल्डिंग में, जिसको हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम बोलते हैं, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन हम उसमें इंश्योर नहीं करें। तो एनबीसी ये सारे प्रोविजंस भी कि कैसे हम लाइटिंग, वेंटिलेशन, प्रॉपर एकॉस्टिक्स बिल्डिंग के अंदर इंश्योर करें। अगर हमने बिल्डिंग में लिफ्ट, एस्केलेटर, मूविंग वॉक लगाया है तो वो सेफ कैसे होंगे, किस तरह से उसको हम डिजाइन करेंगे। आईसीटी इनेबल्ड बिल्डिंग्स, जो कि स्मार्ट बिल्डिंग्स जिसको कहते हैं, उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। इन सारे प्रोविजंस को एनबीसी कवर करता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसके अंदर जो कि सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोविजंस इसमें कवर किए गए हैं। जो हमारी बिल्डिंग के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मेंटेनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी एनबीसी कवर करता है। तो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हर बिल्डिंग से रिलेटेड सारी बातों को कवर किया गया है। और क्योंकि प्रतीक ने मुझसे पूछा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने बताया ये प्रोफेशनल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी अथॉरिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बिल्डिंग रेगुलेशन के थ्रू रेगुलेट करते हैं। उनके हर एक के सिटी और टाउन का एक बिल्डिंग रेगुलेशन होता है। इन बिल्डिंग रेगुलेशंस में एनबीसी को रेफर किया गया है, और इसलिए कंप्लायंस टू एनबीसी इज मैंडेटरी बिकॉज इट इज mentioned in the regulations that it has to be complied with the NBC as per the NBC provisions। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी प्रोफेशनल्स जो हमारे लिए काम करते हैं, हम अगर किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व करते हैं या किसी एमईपी इंजीनियर को इन्वॉल्व करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उनको इसलिए एनबीसी का कंप्लायंस नेसेसरी है, अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है। तो ये है इंपॉर्टेंस हमारे नेशनल बिल्डिंग कोड की। मैम आपने बहुत डिटेल में हमारे व्यूअर्स को सब बताया, तो व्यूअर्स हमारे समझ रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए और हर चीज़ के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो इसका इवॉल्वेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे इसमें नए नए आइडियाज जुड़े, क्या हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, अभी जैसे कि प्रतीक ने पूछा मुझसे कि ये इवॉल्व कैसे हुआ है, तो इट वाज एट द इंस्टेंस ऑफ द देन प्लानिंग कमीशन विच इज नाउ नीति आयोग। हमने 1970 में पहला कोड हम लेकर आए थे, और इसका आइडिया ये था कि हमें यूनिफाई करना है, स्टैंडर्डाइज करना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री। और ये स्टैंडर्डाइजेशन करने का मकसद ये था कि जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं या जो गलतियां होती हैं उसको मिनिमाइज करेंगे, हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेकर आएंगे, इकोनॉमीज लेकर आएंगे, हम सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे। नए नए बिल्डिंग मटेरियल्स हमारे देश में आ रहे थे, उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि जो भी हम ग्लोबली जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं या इनोवेशंस हैं जिसको हम एनबीसी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो उसके बारे में जानकारी पूरे देश में फैलेगी और सब लोग एक अच्छा कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो इस आइडिया के साथ पहली बार 1970 में इस कोड को बनाया गया। उसके बाद हमने इसको 1983 में रिवाइज किया, 2005 में फिर इसका नेक्स्ट रिविजन आया, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2016 वर्जन है, जिसमें एक अमेंडमेंट भी आया है। तो हम टाइम टू टाइम इस कोड को रिव्यू भी करते रहते हैं, इसको अपडेट भी करते रहते हैं। आइडिया अपडेशन का ये है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं या लेटेस्ट मटेरियल्स हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन में नया आया है उसको हम इसमें इम्बाइब करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि ये पूरे देश में प्रचलित हो सके और उसको यूज किया जा सके। ये तो मैम आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर चीज़ में नई नई रिसर्च आ रही है, जो चीज़ हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हो रही है और मजबूत भी हो रही है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड को मॉड्यूलेट मतलब चेंज करते रहना, अपडेट करते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैम आपने ये सब बातें करी, तो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, लेकिन जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है,
या आप ये कह ले तो अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी आकर थोड़ी बढ़ गई है, तो उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड हमें कैसे बचाता है? हाँ, ये मैं इसमें बताना चाहूंगी कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड, ये पूरा का पूरा जो कोड हमने बनाया है, it is based on, it is founded on the pillars of safeties. So it ensures health safety, structural safety, fire safety. These are the safeties which are ensured and structural safety through the provisions of the code. कैसे? क्योंकि आपने नेचुरल डिजास्टर की बात की है, तो इसलिए मैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में बात करूंगी। तो हमारे नेचुरल डिजास्टर, हमारा कंट्री जो है वो मल्टी डिजास्टर प्रोन कंट्री है। वी आर अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, वी आर अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड्स, फ्लड, and the code actually has got a chapter which is called part 6 structural design. इसके 8 sections हैं। इन sections में हमने देश को seismic zones में बांटा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेस्मिक एक्टिविटीज, और हमने साथ में इनको विंड जोन्स में भी बांटा है, किस तरह की साइक्लोनिक एक्टिविटी है, कितने नंबर ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी है, और उसके हिसाब से हम बिल्डिंग की डिजाइन करेंगे। जितनी ज्यादा सेस्मिक वल्नरेबिलिटी है उतनी ही हमें डिजाइन लोड्स ज्यादा लेनी पड़ेंगी सेस्मिक के, और उस तरह से उसके कंस्ट्रक्शन होंगे। ना केवल कंस्ट्रक्शन, बट हमें मटेरियल भी ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा, जैसे स्टील हो गया जो हम टेंसाइल लोड्स के लिए लेते हैं, ताकि वो डक्टाइल हो। हमारा डिजाइन और कंस्ट्रक्शन डक्टाइल होना चाहिए। डक्टाइल का मतलब ये है कि अगर कोई अर्थक्वेक है तो उसमें ये मटेरियल जो है इट गिव्स अ सफिशिएंट टाइम, ये थोड़ा अपना प्लास्टिक जोन में डक्टाइल बिहेवियर शो करेंगे, इलोंगेशन शो करेंगे, और सडन कोलैप्स नहीं होने देंगे। तो ये डक्टिलिटी, ताकि वो एंड्योर कर सके इस तरह, इससे जो स्ट्रेसेस उत्पन्न होते हैं, उसके लिए हमें कैसे डिजाइन करना है, कैसे डक्टाइल डिटेलिंग करनी है, क्या मटेरियल यूज करना है, इसके बारे में कोड हमें गाइड करता है। साइक्लोनिक एक्टिविटीज के हिसाब से जो फ्लाइंग डेब्रिस है उस, और जो हमें एंकरेज करनी है रूफ की, या जो हमारे जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, यानी कि विंडोज हो गए, डोर्स हो गए, इनको हमको कैसे डिजाइन करना है ताकि ये सारी साइक्लोनिक इफेक्ट्स या विंड लोड्स को सस्टेन कर सके। एंकरेज ऑफ द रूफ कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन हमारी कैसी हो, जैसे लैंडस्लाइड है तो हमारी लैंडस्लाइड मैपिंग हमने कर रखी है, मैप्स बना रखे हैं, उसमें हमारी वल्नरेबिलिटी का पता चलता है। फिर हम कैसे प्लान करेंगे एक बिल्डिंग को जो एक साइट लैंडस्लाइड वल्नरेबल है, ये इसके बारे में भी हमें गाइड करता है। रिटेनिंग वॉल्स हमें कैसे बनानी है, तो ये सारे प्रावधान हमारे इस कोड में कवर्ड है, जो हर तरह के डिजास्टर्स को या फ्लड प्रोन एरिया में आपको वाटर लॉगिंग ना हो, इस तरह से आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल कवरेज हमने एनबीसी में कर रखी है। मैम ये तो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है इसके लिए ये वाला एपिसोड हमारा कम पड़ जाएगा, जितना डिटेल्स आप बता रही हैं। मैं इसके ऊपर एक बार फिर से एक नया एपिसोड भी करूंगा। जैसे कि मैम आपने इतना कुछ बताया, तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो एनबीसी को लागू करते हैं बिल्डिंग्स पे, इन सब चीजों में, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी? कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सामने, चैलेंजेस आ रहे हैं? हाँ, चैलेंजेस कई तरह के हैं प्रतीक। इसमें ऐसा है कि देखिए, ये जो कोड है 2250 22,550 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, टेक्निकल प्रोविजंस हैं। अच्छा, टाइम टू टाइम जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, मैं थोड़ा और भी बताना चाहूंगी कि एनबीसी जो है वो एक इंटेलिजेंट कंपाइलेशन ऑफ द प्रोविजंस गिवन इन वेरियस इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो हमारा बेसिकली बीआईएस में 2 तरह के डिलीवरेबल हैं। हम इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जिसको हम आईएस से डेजिग्नेट करते हैं, हम स्पेशल पब्लिकेशंस बनाते हैं जिसको हम एसपी से डेजिग्नेट करते हैं। जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है वो स्पेशल पब्लिकेशन है, इसका नंबर है SP 7 2016, और कई सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स है। मैंने अर्थक्वेक लोड के बारे में बात की थी, 1893 पार्ट 1 बिल्डिंग्स के लिए जो हमारा मेन स्टैंडर्ड है। 456 कॉन्क्रीट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड है। स्टील बिल्डिंग्स की बात करें तो IS 800 है। तो इन स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस को यूज करते हुए ये एनबीसी एक इंटेलिजेंट कंपाइलेशन है इन दी ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आप पहले प्लान करते हैं, फिर उसके बाद आप डिजाइन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आती है। तो लेकिन हमने प्रोविजंस कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स से लिए हुए हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स भी अपडेट होते रहते हैं। हमने एनबीसी के फॉरवर्ड में लिखा हुआ है कि दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड्स, हर एक चैप्टर के फॉरवर्ड में हमने बताया हुआ है कि दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड्स व्हिच हैव बीन यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर सब्जेक्ट टू रिविजन एंड यू आर ऑलवेज इनकरेज्ड टू सी द रिवाइज्ड वर्जन। तो
और जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या जो भी हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर, एक तो ये पूरा 2250 पेजेस के प्रोविजंस को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना और अलग अलग चैप्टर्स के बीच में इंटरकनेक्शन है उनको समझना, थोड़ा ये चैलेंजिंग है। स्टैंडर्ड्स भी अपडेट हो जाते हैं, तो वो अपडेट का हमेशा आपको मतलब ट्रैक रखना कि ये अपडेट हो गया है और क्या अपडेट हो गया है। तो इस तरह की चैलेंजेस हैं। दूसरा ये है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि ये तो वॉलंटरी डॉक्यूमेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे बिल्डिंग रेगुलेशंस में कवर्ड है। बिल्डिंग रेगुलेशंस कहती हैं कि इसको आपको फॉलो करना है, तो ये मैंडेटरी हो गया। अब जो बिल्डिंग रेगुलेशंस बनाने वाली अथॉरिटीज है वो भी कुछ लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस करती हैं। मतलब एज इट इज एनबीसी को हो सकता है अडॉप्ट करें, कहीं हो सकता है चेंजेस करें, तो फिर उन दोनों डॉक्यूमेंट को समझना, रेगुलेशन को भी समझना, एनबीसी को भी समझना। तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे बिल्डिंग प्रोफेशनल्स फेस करते हैं। कई बार उनको लगता है कि ये तो ओवर प्रिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज्यादा दे दिया, इतना तो कर नहीं पाएंगे। बिल्डर्स को पर्टिकुलरली लगता है कि अरे बहुत ज्यादा डिमांडिंग है एनबीसी और ये सब तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये समझने जो उन्होंने इनको लिखा है, हमारा एक बड़ा ही वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद स्टैंडर्ड बनते हैं, हम वाइड सर्कुलेशन में देते हैं, पब्लिक कमेंटिंग स्टेज होती है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें सारे एक्सपर्ट्स उस इंडस्ट्री से रिलेटेड दे सिट टुगेदर, दे डिस्कस एंड मेक द स्टैंडर्ड। समटाइम्स दैट इंटेंट बिहाइंड राइटिंग अ पर्टिकुलर प्रोविजन इज नॉट वेल अंडरस्टूड बाय द practicing people. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट these are some of the challenges which I feel in the implementation of the code, because the intent is not very very clear with the professionals. Right. फिर दूसरा मैम, जैसे क्या है, आपने बताया कि 2250 पेज का पूरा अपना डॉक्यूमेंट है, तो जितने भी लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी इनका एक अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का, समझने का, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। जी। जैसे कि मैम आपने बताया कि ये इतना बड़ा नेशनल बिल्डिंग कोड का हमारा डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, तो क्या हम कोई ट्रेनिंग सेशंस भी लेते हैं इनको बताने के लिए कि आपको कैसे क्या करना चाहिए? क्योंकि 2200 पेज का डॉक्यूमेंट कोई जना पढ़ करके सारी चीजों को समझ ले, ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा है प्रोविजन? हाँ, तो इसलिए ही हमने, क्योंकि हम एनबीसी के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और हम जानते हैं कि मतलब ये बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली नेशन वाइड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स इज रिक्वायर्ड ऑन एनबीसी, देन ओनली वी विल बी एबल टू इंश्योर दैट ऑल द बिल्डिंग्स व्हिच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री, दे आर सेफ अगेंस्ट द नेचुरल एंड द मैन मेड डिजास्टर्स, दे आर ड्यूरेबल एंड दे आर फंक्शनल। ये पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे देश में जो इतने सारे इंसिडेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स है, उसके बाद तो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है। और देखिए, मतलब कोई भी इंसान जो घर बनाता है वो मतलब अपनी हार्ड एंड मनी से घर बनाता है, उसके साथ इमोशनल्स अटैच होते हैं। जैसे जैसे हम मेमोरीज क्रिएट करते हैं, वो एक हाउस गेट्स कन्वर्टेड इनटू होम। So we really feel that every home which is being constructed in the country is safe for the citizen of the country, and therefore we have introduced capsule courses on National Building Code of India. इसको हमने क्या किया है, NBC के जो important aspects है उनको 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, सिंपल मॉड्यूल्स। और इसको हमने मॉड्यूल्स जो हमने 6 पिक किए हैं, इसका नाम हमने कैप्सूल कोर्स रखा है। क्योंकि देखिए, हम यही समझते हैं कि एज अ प्रोफेशनल आपको हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और की फीचर्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे, बट अगर आप उसको रियल वे में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप खुद उसको पढ़ें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसलिए टू इंट्रोड्यूस द की फीचर्स एंड द एस्पेक्ट्स इन the various chapters we have come out with 6 modules। जो हमारा पहला मॉड्यूल है वो accessibility in buildings and built environment के बारे में बात करता है। when we talk about accessibility in buildings and built environment, तो हमारा एक सरकार की एक्ट भी है, एक एक्ट भी है, राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अंडर एक रूल्स भी बना हुआ है। एक्सेसिबिलिटी यानी सुगम्यता, दिव्यांगजनों के लिए, एल्डरली के लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए, तो वो आप कैसे इंश्योर करेंगे बिल्डिंग्स में, तो उसके ऊपर हमारा एक मॉड्यूल है। जो दूसरा मॉड्यूल है हमारा वो फायर एंड लाइफ सेफ्टी के ऊपर है। आप देख रहे हैं इतने फायर इंसिडेंसेस हो रहे हैं, लोग क्या करते हैं, आपको एक ऑक्यूपेंसी परमिट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूज के लिए दी गई है, पीपल टेंड टू चेंज दैट ऑक्यूपेंसी टाइप। आपको रेसिडेंशियल का दिया था, आपने उसको कोचिंग सेंटर में बदल दिया, उसके हिसाब से प्रावधान नहीं डाले फायर सेफ्टी के, और आपने देखा होगा जब वो कोचिंग सेंटर में आग लगी थी तो बच्चे खिड़कियों से कूद रहे थे। तो हमने फायर एंड लाइफ सेफ्टी को भी काफी इंपॉर्टेंट समझते हुए उसके ऊपर एक कोर्स रखा हुआ है, 2 दिन का कोर्स है। एक्सेसिबिलिटी का कोर्स भी हमारा 2 दिन का मॉड्यूल है।
तीसरा जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन का हमारा मॉड्यूल है। ये भी हमारा ये 3 दिन का कोर्स है। इसमें हम लोड फोर्सेस एंड इफेक्ट्स की बात करते हैं, सॉइल एंड फाउंडेशन की बात करते हैं। देन इसमें हमने कवर कर रखा है आपके सारे एस्पेक्ट्स। आप अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे, मैसनरी डिजाइन कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, आरसीसी के साथ कैसे करेंगे, प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन है तो कैसे, ग्लास एंड ग्लेज्ड बिल्डिंग, टिम्बर एंड बैम्बू के साथ। और ये इस मॉड्यूल में हमने जो कॉमन डिफेक्ट्स हम बिल्डिंग में देखते हैं आजकल, तो उसको हम कैसे उसको उन चैलेंजेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या उसको कैसे डील कर सकते हैं, ये हमारा ये तीसरा मॉड्यूल है। चौथा जो हमारा मॉड्यूल है वो सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के ऊपर है। सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग अगेन एक बड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है, जिसमें हम क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं सब सरफेस की, तो हम एक सही फाउंडेशन डिजाइन नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, बिल्डिंग का सारा लोड जो है वो फाउंडेशन पे जाता है और फाउंडेशन से अल्टीमेटली सॉइल या रॉक जो भी उसके नीचे है उसमें ट्रांसमिट होता है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रॉपर है कि नीचे आपकी जो सॉइल कंडीशन है वो उस लोड को लेने के लिए केपेबल है या नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर डेप्थ तक होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर दी और या नहीं करी और आपने सोचा कि हमने बाकी लोगों ने क्या कर रखा है उसके हिसाब से काम कर लेते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सॉइल एक ऐसी मटेरियल है जो हॉरिजेंटली भी विद इन मीटर्स चेंज होती है और वर्टिकली भी विद इन मीटर्स चेंज होती है। नीचे कोई पानी का एक्विफर भी हो सकता है, तो इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दैट, योर डिजाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स हैं, क्योंकि लैंड एक बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है। हर जगह आपको अच्छी क्वालिटी का लैंड मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन आप कुछ स्ट्रैटेजीज को अपनाकर ग्राउंड के कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डीप फाउंडेशन, जो कि बहुत ही डीप फाउंडेशन यानी कि जो पाइल फाउंडेशंस होते हैं, ना केवल उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्टली है बट बहुत कॉस्टली भी है वो, और बहुत ही टीडियस भी है उसका डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो ग्राउंड को इम्प्रूव करके यू कैन स्विच ओवर फ्रॉम अ डीप फाउंडेशन टू अ सैलो फाउंडेशन। तो इसलिए हमने सॉइल एंड फाउंडेशन के ऊपर भी एक कोर्स रखा हुआ है। एक मॉड्यूल हमने एयर कंडीशनिंग, हीटिंग एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखा हुआ है। इसमें भी हमने सेशंस रखे हैं। एक तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, एक हमने डिजाइन ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन है, सिलेक्शन ऑफ दीज इक्विपमेंट, तरह तरह के आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग है, आपके पास यूनिटरी मेथड्स हैं, पैकेज्ड एयर कंडीशनर्स हैं। तो इनमें आप कैसे सिलेक्शन करिएगा, या फिर आपने ये भी सुना होगा इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, तो आप कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे, किस कंडीशन के लिए क्या ज्यादा सूटेबल है, उसके सिलेक्शन की, इंस्टॉलेशन एंड कमिश्निंग, और नेट जीरो बिल्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी यही कंज्यूम करते हैं, तो हम नेट जीरो बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। कुछ हमारी स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, इनके लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो हमने कवर कर रखी है। प्लम्बिंग सर्विसेज का हमारा एक कोर्स है, उसमें हमने वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशल केस स्टडीज, स्पेशल लर्निंग्स फ्रॉम दिस स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ये हमने कवर कर रखा। और एक फायर एंड लाइफ सेफ्टी का भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह से हमने अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स में 2 दिन के जो हमारे कोर्सेज हैं उसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हुए हैं, वो 1500 रुपीज प्लस जीएसटी है, और 3 डेज के कोर्सेज का 2000 प्लस जीएसटी है। तो ये हमारे कैप्सूल कोर्सेज हैं ऑन द डिफरेंट मॉड्यूल्स। मैम, जैसे आपने कैप्सूल कोर्सेज के बारे में बताया, जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें लेबर भी इंक्लूडेड है, उसमें प्रोफेशनल स्किल्स भी इंक्लूडेड हैं, स्टूडेंट्स भी हैं कहीं ना कहीं जो ये सोच रहे हैं कि हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कोर्सेज हैं ये किन के लिए हैं और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्या जैसे आपने 6 मॉड्यूल बताए हैं तो हम 6 में एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। एक्चुअली 6 में अलग अलग करना है, क्योंकि हम ये डिफरेंट मॉड्यूल्स ही कर रहे हैं, डिफरेंटली है ये। और इसमें आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स, MEP कंसल्टेंट्स जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं, एसेट एंड फैसिलिटी मैनेजर्स, अथॉरिटीज की बात करें तो जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट्स हैं या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो अर्बन टाउन प्लानर्स हैं वो लोग भी इसको अटेंड कर सकते हैं। एकेडेमिया जो फैकल्टीज हैं
हैं वो टीचिंग में, हमारे जो कई सारे कोर्स हैं वो क्यूरिकुलम का पार्ट है, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसा इसमें एडवांटेज क्या है एनबीसी में, जैसे एनबीसी अभी फिर से रिवीजन में है और वी आर एक्सपेक्टिंग द रिवाइज्ड कोड दिस ईयर इटसेल्फ। तो मैंने बताया था कि ये स्टैंडर्ड्स को इम्बाइब करते हैं, स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस, तो स्टैंडर्ड्स तो रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं, नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। तो क्या एडवांटेज होता है कि जो फैकल्टीज वगैरह भी हैं या जो बच्चे भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हु आर परस्यूइंग एजुकेशन इन एनी ऑफ दीज डिसिप्लिन्स, तो उनको थोड़ा ये भी एज मिलता है कि उनको पहले से पता चल जाता है अच्छा स्टैंडर्ड में ये चेंज हो गया है, तो ऑलरेडी वो अब वो एनबीसी में भी आने वाला है। तो इस तरह बिल्डिंग प्रोफेशनल्स, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हो गई, बिल्डर्स, डेवलपर्स हो गए, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो गए, इवन R&D बॉडीज जो कोई बिल्डिंग मटेरियल पे काम कर रही हैं। हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स पे है, जिसमें हमने more than 1500 standards on various building materials and their test method standards have been given in this particular chapter. So they also get an idea on what kind of products on which they can research upon और उनसे क्या expected मतलब performance requirements हैं। तो मैम जैसे ये जो कोर्स हो गया आपका, या मुझे लगता है मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को लेकर के कोर्सेज करवा रहे होंगे, तो इस कोर्स में और बाकी कोर्सेज में क्या डिफरेंस आ जाता है, जैसे ये कैसे डिफरेंस है? जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, जो सबसे मैं कहूँगी कि इट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कोर्सेज इज द काइंड ऑफ फैकल्टीज वी गिव यू फॉर दिस कोर्सेज। हमारी जो फैकल्टीज हैं वो ऑलरेडी वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तो हैं, बट दे आर दी स्टैंडर्ड्स राइटर, वो इन्वॉल्व हैं कोड राइटिंग में। तो कोड राइटिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से एक तो उनको इंटेंट का पता है कि हर एक उस प्रोविजन का क्या सिग्निफिकेंस है, प्लस उनको ये भी पता है कि स्टैंडर्ड्स में अब क्या चल रहा है, नया क्या आने वाला है। फिर दूसरा, क्योंकि वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट्स हैं या फिर एकेडमिक भी हैं, तो दे आर ऑल्सो रिसर्चिंग ऑन इट, तो उनको ये भी पता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन द फील्ड एंड हाउ दे आर डीलिंग विद इट। तो वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन देते हैं, केस स्टडीज प्रोवाइड करते हैं, और हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। As you know, in the current leadership, entire NITS has been renovated. ट्रेनिंग हॉल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, ये भी, और इतने नॉमिनल कॉस्ट में you will not get a training like of this sort। और उसके अलावा जब हम ये ट्रेनिंग्स करते हैं तो हम एक जनरल सेशन रखते हैं जिसमें हम अपने BIS केयर ऐप के बारे में बात करते हैं। हमारे वेबसाइट में जो पूल ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे नो योर स्टैंडर्ड है, जहां से आप स्टैंडर्ड्स के बारे में पता कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारी बेनिफिट्स भी आपको मिलती है अगर आप ये कैप्सूल कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो मैम ये तो आपने बहुत सही बात कही है, और हमारे व्यूअर्स को ये बात समझनी चाहिए कि एक किताब अगर किसी व्यक्ति ने लिखी है और वही आपको उसके बारे में ट्रेनिंग भी दे रहा है, तो वो उसका इंटेंट सारी चीजें आपको सही से बता पाएगा, बजाय इसके या कोई भी और व्यक्ति जो पढ़ करके उसको बता रहा है। तो जो हमारी फैकल्टीज हैं, जो आपने बताया कि जिन्होंने, जो उसमें राइटर्स भी हैं, जो बेसिकली वो उस कोड को लिख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और जो उसमें चेंजेस आने वाले हैं उनको भी वो इम्बाइब कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सबसे बढ़िया एक ट्रेनिंग का अपने आप में यही एक फैक्टर है आपका। जैसे मैम अब जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रहा है सभी जगहों पे, हम देखते हैं टेक्नोलॉजीज नई नई यूज हो रही हैं, तो वो कैसे इसको सपोर्ट करती हैं? जी, तो जैसे आप जानते हैं हमारा प्रोसेस ही स्टैंडर्ड्स राइटिंग का जो है, कोड डेवलपमेंट का, हम टेक्निकल कमिटीज के थ्रू काम करते हैं। टेक्निकल कमिटीज में हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम ऑल वेरियस फील्ड्स, बीच एकेडेमिया और R&D बॉडीज, the innovators, government departments, regulators, they are all a part of the committee. So from them we come to know about the practices which are being, the new technologies and the innovations which are happening in the country, which are being practiced in the country, including the globally whatever changes are happening or have happened. प्लस हम जो बाकी कंट्रीज के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका भी हमें एक्सेस है। प्लस वी ऑल्सो कंडक्ट रेगुलर प्रोग्राम्स, नॉट ओनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बट वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑन NBC एंड अदर स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द country, from where also we gather lot of information. We have signed MOU with 92 technical institutions, the premier institutions of the country. They are also contributing to BIS in the way of the various R&D developments which are taking place. So this is how we gather information and the knowledge which is available with the various stakeholders of BIS, and we incorporate these through the technical committees into our standards. मैम इतना सब कुछ हमने इतने शॉर्ट नोटिस में NBC के बारे में समझ लिया,
तो मुझे तो लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है हमारी जितनी अब तक की थी। थैंक यू और हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी अधूरा ही है, अभी हमें इसके ऊपर और भी वर्क करके हमें फिर से इसके ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस चीज को समझा, नेशनल बिल्डिंग कोड को समझा, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये क्यों जरूरी है, देश में कहाँ कहाँ पर लागू है, देश को किस तरह से फेजेस में बांट करके उसके बाद ये बनाया गया है। 2250 पेजेस हैं और बहुत कुछ, मैंने तो बहुत कुछ बता दिया, मैं तो इतना अभी आपको एक शॉर्ट नोट से बता भी नहीं सकता। मैं एक बात जाते जाते मैं भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हूँ, तो मेरा ये मतलब यहाँ आने का पर्पस तभी सर्व होगा जब मैं सभी ट्रेनिंग्स के बारे में बात करूँ, ना केवल एनबीसी, हम बहुत सारे और कोर्सेज टॉपिक्स के ऊपर कोर्सेज करते हैं। आप जब हमारे BIS वेबसाइट पे जाएं www.bis.gov.in, राइट साइड टॉप पे आपको एक लिंक मिलेगी ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग को क्लिक करते हैं तो हमारा ट्रेनिंग कैलेंडर आपको मिलेगा 2024-25 का। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ट्रेनिंग कैलेंडर को एक्सेस करिए। उसमें देखिए हम एनबीसी के अलावा और कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली सिविल इंजीनियरिंग, इन ऑल एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो टॉपिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हमने कोर्सेज तैयार किया है, मॉड्यूल्स हैं उसमें अवेलेबल। कई कोर्सेज ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और PSUs के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया हुआ है, तो आप उसका फायदा उठाइए, आप इन कोर्सेज को अटेंड करिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है, उसी ट्रेनिंग लिंक के अंदर आपको ट्रेनिंग पोर्टल एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो अपकमिंग कैप्सूल कोर्सेज या अपकमिंग कोर्सेज आपको दिखेगा। अपकमिंग कोर्सेज में जाकर आप सिंपली अपने क्रेडेंशियल्स को यूज करके रजिस्टर करिए, अपने नाम और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, और पेमेंट लिंक के थ्रू आप पेमेंट करके आप यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्सेज। सो आई रिक्वेस्ट, आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू प्लीज मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी विच वी हैव प्रोवाइडेड ऑफ। तो मैम ये जैसे आपने जो 6 कैप्सूल कोर्सेज बताए थे, ये जो बाकी आप ट्रेनिंग बता रहे हैं, ये सब उसी एक लिंक पे मिल जाएंगे? जी बिल्कुल। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप सिंपल लिंक पे जाइए। आपको एक सवाल मन में होगा कि हमें इतना सब कुछ सीखना है तो कैसे सीखें, नेट से कैसे कांटेक्ट करें? तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप वेबसाइट पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए, वहां पे कोर्सेज लिखे हुए हैं, आपको जो कोर्स करना हो वो कोर्स आप सिलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन फिल करके पेमेंट करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को आज के लिए खत्म कर रहा हूं, और हम एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।